हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई सेपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 9.1 का पार्ट 2 दैट इज ट्विन स्टडी, को-ट्विन एंड फॉस्टर चाइल्ड। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था पेडिग्री एनालिसिस और अब इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्विन स्टडीज होती क्या है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। इसको अगर आप एक बार मन से समझ लेंगे, देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ट्विन स्टडीज जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टडीज होती हैं जिनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमको ये पता चल सके कि किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस में कितना रोल जेनेटिक्स का है और कितना रोल हमारे एनवायरनमेंट का है। क्योंकि किसी भी बिहेवियर को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये बिहेवियर हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग की वजह से डेवलप हुआ है या ये हमने जेनेटिकली इनहेरिट किया है। जैसे कि क्रिमिनलिटी, जो बच्चे हैं जिनमें क्रिमिनल बिहेवियर पाया जा रहा है, जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, सिजोफ्रेनिया, ये सारी डिजीजेस जो हैं, ये डिजीज है हो गई या बिहेवियरल ट्रेट हो गया, इसको हम क्या जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं, क्या ये हमारे इसका मैनिफेस्टेशन क्या हमारे जीन्स में एम्बेडेड है या ये हमारे सराउंडिंग्स, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट या हमारे आसपास के ऑफिशियल वर्क के एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है। तो इन बिहेवियरल ट्रेट्स को स्टडी करने के लिए जो हमने टेक्निक डेवलप करी है, दैट टेक्निक इज नोन एज ट्विन स्टडी। अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। These studies distinguish between the effect of tendencies received due to genes, जो जीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट है at the time of the birth, and those imposed by different environment, जो इफेक्ट्स हमारे को environment से हमने imbibe किए हैं, अपने अंदर सोख लिए हैं environment की वजह से, उनमें डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। And these are based on nature and nurture differences। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है, क्या आप सोचते हैं किसी भी ट्रेट को आपको दे देते हैं कि वेदर मे बी दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन कि इंटेलिजेंस जो है इज इट जेनेटिकली इनहेरिटेड और इट डिपेंड्स अपॉन द, इज इट नेचुरल और इट इज नर्चर्ड, ठीक है। या कोई भी ऐसी क्वालिटी दे देते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन इज बाय नेचर और इज इट नर्चर्ड, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर वो क्वेश्चन में आपसे ट्विन स्टडीज के बारे में पूछ रहे हैं कि आप एक ऐसी मेथोडोलॉजी डिस्कस करिए जिससे कि आप ये बता सकें कि कैसे कितना पोर्शन जेनेटिकली कंट्रोल्ड है उस ट्रेट का और कितना पोर्शन उसका एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे ये सारी चीजें पता लगा। अब इसको पता लगाने के लिए देखिए हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकें। अच्छा, आपको क्या पता है कि ट्विन्स कितने तरीके के होते हैं? आइए इसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ट्विन्स कितने तरीके के होते हैं। ट्विन्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विन और दूसरा हो गया डाइजाइगोटिक ट्विन। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, अब तक आप लोगों ने जब भी क्लासरूम में पढ़ाई करी है तो कभी न कभी हो सकता है कि कोई ट्विन ब्रदर्स या ट्विन सिस्टर्स आपके साथ पढ़े हों या आपके स्कूल में पढ़ते हो। तो ट्विन्स जो होते हैं वो आपको पता है दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो एकदम एक जैसे दिखते हैं, जैसे सलमान खान की जुड़वा पिक्चर में आपको दोनों एक जैसे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। मूवीज में ज्यादातर आइडेंटिकल ट्विन्स दिखा, तो दे आर एग्जैक्टली सेम, सिमिलर टू ईच अदर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो ये जो ट्विन्स होते हैं जो एकदम एक जैसे दिखते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक क्यों कहा? मोनो मतलब सिंगल, तो ये जो ट्विन्स होते हैं ये सिंगल जाइगोट से डेवलप होते हैं। अगर हमारा जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, वो जाइगोट अपने आप को दो में स्प्लिट कर लेता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स विद इन द वूम्ब ऑफ द मदर, देन दीज टू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। और ये दोनों जो है ये 100% अपने जीन्स को शेयर करते हैं। दे शेयर 100% ऑफ देयर जीन्स, क्योंकि ये सेम स्पर्म और सेम एग के फ्यूजन से बने हैं। जाइगोट जो है उसने अपने आप को स्प्लिट कर लिया है, तो 100% जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का सेम होता है। और डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो दो सेपरेट एग्स जो हैं दे गेट फर्टिलाइज और हमारे दो सेपरेट जाइगोट वूम्ब में बन गए। दोज आर कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ये इस तरीके की चीज है जैसे आपके नॉर्मल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, वो आपसे कुछ साल छोटे या बड़े होते हैं, लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल ब्रदर एंड सिस्टर की तरह ही होते हैं, बस उनका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो सेम होता है। और ये दोनों जो है
हैं ये आपस में एकदम सिमिलर दिखाई भी नहीं देते हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर इक्वली, जैसे आपके दो अलग भाई बहन हैं जो अलग अलग समय पर पैदा हुए हैं, वैसे ही ये दोनों होते हैं। बस इनमें क्या सिमिलैरिटी है कि इनका टाइम ऑफ बर्थ जो होता है वो सेम हो। और ये दोनों जो है ये कितने % डीएनए शेयर करते हैं? ये 50% डीएनए जो है ये शेयर करते हैं आपस। और ये डाइजाइगोटिक कहलाते हैं। मतलब डाई मतलब दो अलग अलग जाइगोट से ये डेवलप होते हैं और टाइम ऑफ डेवलपमेंट इनका सेम होता है। और मोनोजाइगोटिक जो होते हैं वो एक ही जाइगोट अपने आप को स्प्लिट करके दो सेपरेट इंडिविजुअल्स बना देता है। एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस शेयर 100% ऑफ देयर डीएनए, व्हाइल डाइजाइगोटिक ट्विंस शेयर 50% ऑफ देयर डीएनए। अब आइए समझते हैं कि हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस को किस तरीके से ट्विन स्टडी में यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब हम इस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि ये हमारे दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल 1 एंड इंडिविजुअल 2। और ये क्या है? ये मोनोजाइगोटिक। MZ क्या डिपिक्ट कर रहा है? दिस इज डिपिक्टिंग मोनोजाइगोटिक। तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं एंड दे आर शेयरिंग 100% ऑफ देयर डीएनए। तो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है टोटली सेम है। ठीक है, अब हमने एक इंडिविजुअल को इसमें से उठा के एक एनवायरनमेंट में रख दिया जो एनवायरनमेंट A है, और दूसरे को हमने रख दिया एनवायरनमेंट B में। मान लीजिए हमने एनवायरनमेंट A में माना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर अल्कोहलिक। जिस एनवायरनमेंट में रखा है वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, स्मोकिंग ज्यादा है, एंगर ज्यादा है, दे आर वेरी इजिली टू बी ट्रिगर्ड। और हमने एनवायरनमेंट B ऐसा सेलेक्ट किया कि यहाँ पे कोई स्मोकिंग नहीं है, यहाँ पे कोई ड्रिंकिंग नहीं है, दे आर नॉट इमोशनली ट्रिगर्ड, बहुत इमोशनल पीसफुली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सब लोग, और बहुत ज्यादा एंगर भी नहीं है। दे आर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पेरेंट्स जो बहुत डोमिनेटिंग नहीं है। तो अब दोनों एकदम ऑपोजिट एनवायरनमेंट्स में हमने 100% सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों को रखा। अब अगर हम इस इंडिविजुअल में देखते हैं जिसमें हमारा स्मोकिंग भी था, ड्रिंकिंग भी था, एंगर भी था और एरोगेंट बिहेवियर भी था, उस एनवायरनमेंट में जो बच्चा रहा है अगर वो पीसफुल है, काम है, वो ड्रिंकिंग की क्वालिटीज को डेवलप नहीं करता है, देन वी कैन से दैट दीज क्वालिटीज आर नॉट एनवायरमेंटली गवर्न। ये जो सिमिलैरिटी, और ये बच्चा भी ड्रिंक नहीं कर रहा, ये बच्चा भी ड्रिंक नहीं कर रहा, दोनों बच्चे अलग अलग एनवायरनमेंट में रखे गए थे, लेकिन ना तो इंडिविजुअल 1 में ड्रिंकिंग पाई गई, ना इंडिविजुअल 2 में ड्रिंकिंग पाई गई जो एनवायरनमेंट B में था। अगर इसमें हम देखते हैं कि स्मोकिंग हैबिट इसमें पाई नहीं गई और इसमें भी पाई नहीं गई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हैबिट है, ये जो ट्रेट है, ये हमारा जेनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं है। सिमिलैरिटीज जो आई दोनों के बिहेवियर में, उनको हम कहते हैं कि दे आर एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सिमिलैरिटीज डेवलप हुई ऑपोजिट एनवायरनमेंट में रखने के बावजूद, वो जो सिमिलैरिटीज हैं दे आर सेम बिकॉज दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 100% सेम है। और जो डिफरेंसेस आए दोनों के बीच में, दोनों के बिहेवियर में, मान लीजिए ये एरोगेंट हो गया, जो एरोगेंट एनवायरनमेंट में रहा वो एरोगेंट हो गया और वो बहुत रिएक्टिव हो गया। और जो एनवायरनमेंट B में था, जो पीसफुल था, कामफुल था, एरोगेंसी वहाँ नहीं थी, डेमोक्रेटिक थे पेरेंट्स, उसने वो ट्रेट्स डेवलप किए, डेमोक्रेटिक ट्रेट्स डेवलप किए, वो एरोगेंट नहीं बना, वो रिएक्टिव नहीं बना, वो धैर्य से हर चीज को सॉल्व करने वाला बना। तो ये जो डिफरेंसेस आए दोनों में, हम इनको कह सकते हैं कि दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन द एनवायरनमेंट। ये जो ट्रेट्स हैं, ये बिहेवियरल ट्रेट्स हमारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर डिफरेंट। इंडिविजुअल्स में तो सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर जेनेटिकली सेम, लेकिन तब भी उनमें डिफरेंसेस हैं जिन बिहेवियर ट्रेट्स को लेके। उन डिफरेंसेस को हम एट्रीब्यूट कर देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, और जो सिमिलैरिटीज होती हैं डेवलप उनके अंदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, उनको हम कहते हैं कि दीज आर ड्यू टू द सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बेसिकली है चिप्स। ठीक है, अब चिप्स के अलग अलग फ्लेवर्स आपने खाए हैं, तो उस स्वाद, बेसिक स्वाद सेम है, लेकिन अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं आपके लेज के मान लीजिए, या अंकल चिप्स के मान लीजिए, या किसी भी चिप्स के, किसी भी ब्रांड के, तो उनमें जो फ्लेवर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। क्रिस्पीनेस सेम है, बेसिक टेस्ट सेम है, बट डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज
different spices are being added to them and these spices we can हम उसको equate कर सकते हैं with different external environment। तो ये जो different spices हमने इसमें add किए उनको हम कह सकते हैं कि ये different environmental factors हैं जो basically इनके taste में differences ला रहे हैं, but the crispiness, the basic taste is same। basically तो वो potato chips हैं तो उनका जो basic nature है वो तो same है, but different spices are giving different flavors। Same is the case here with the monozygotic twins कि basically they are sharing 100% of their genes, तो genetically they are same, but जो differences हैं वो differences हैं due to the different environments in which we are keeping these individuals। I hope this is clear कि किस तरीके से हम nature और nurture, अब ये जो है ये जो same genetic constitution है इसको हम कह देते हैं this is by nature, and ये जो environmental component है इसको हम कह देते हैं this is nurture। Okay, I hope I am clear। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी evolution कैसे हुआ ट्विन स्टडीज का। ट्विन स्टडीज सबसे पहले गाल्टन ने यूज करी थी, उनका पायनियरिंग वर्क था इसमें हिस्ट्री ऑफ ट्विन्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1875। फर्स्ट जो क्लासिकल स्टडी ट्विन की हुई थी वो जैब्लॉन्स्की ने करी थी इन 1922। देन इन 1990 थॉमस जे बोकार्ड स्टडीड आइडेंटिकल ट्विन्स सेपरेटेड सिंस बर्थ एंड रेज्ड बाय डिफरेंट फैमिलीज। और ये क्या था, एडॉप्शन स्टडीज थी, डिफरेंट फैमिलीज में जिनका बेसिक नेचर सेम, इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट था, जिनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट था, जिनका बिहेवियर डिफरेंट था, उस तरीके की डिफरेंट फैमिलीज में इनको रखा गया। और they assumed that similarities which were found were attributed to the genetic constitution, that is the nature, and the differences were attributed to the differences in the environment, that is the nurture। And it was concluded कि जो intelligence होती है, IQ level होता है, that is 70% governed genetically। Personality traits were also found to be genetically governed। अगर आपके जीन personality traits अपने आप को manifest करेंगे काफी हद तक irrespective कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि को ट्विन स्टडीज क्या होती हैं। को ट्विन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। को ट्विन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी आपको बताया कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, देयर आर टू इंडिविजुअल्स हु आर जेनेटिकली सेम। तो अगर हम इस इंडिविजुअल को ए माने और इस इंडिविजुअल को बी माने, तो अगर हम ए को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रख रहे हैं और इसको हम इसके ओरिजिनल पेरेंट्स के पास ही रख दे रहे हैं, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं और इसको हम कंट्रोल की तरह यूज कर रहे हैं कि दिस इज माय कंट्रोल ग्रुप, दिस इज द ओरिजिनल बिहेवियर। और ये जिसको हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं, दूसरे पेरेंट्स के पास ले जा रहे हैं, दूसरे एनवायरनमेंट में ले जा रहे हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। ये हमारा स्टडी ग्रुप है, ये हमारा कंट्रोल है। तो ये जो बी हो गया ये अपने आप को कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज को ट्विन। तो जो दो ट्विन्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो एक दूसरे के को ट्विन्स होते हैं, राइट। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्विन स्टडीज और को ट्विन स्टडीज कोई ऐसे एकदम से आसमान और धरती की तरह अलग अलग नहीं है, दे आर सिमिलर, एक दूसरे के लिए वो को ट्विन है। एक है जिसको हम एक्सपेरिमेंट जिसके साथ कर रहे हैं, जिसको दूसरी जगह रख रहे हैं, वो हमारा स्टडी ग्रुप हो जाता है, और दूसरा को हम ओरिजिनल कंडीशंस में रख रहे हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ उसके अपने एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। और ये दोनों एक दूसरे के को ट्विन्स कहलाते हैं। Am I clear? I think I am. In monozygotic twins, when one is exposed to certain type of environment and the other, which is designated as the co-twin, is not exposed, serves as a control। ठीक है, ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाई कि ये जो को-ट्विन है ये कंट्रोल ग्रुप है, ये ओरिजिनल कंडीशन में है और ये एक्सपेरिमेंटल है, एनवायरनमेंट में है। Then such studies are called as co-twin studies। और इस तरीके की स्टडीज को हम कहते हैं कि they are co-twin studies। Jessel in 1942 used this method and he named it as twin control method। This method is used in studying behaviors like drinking, smoking, etc। कि हमारे जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, they are supposedly my original parents are not drinking, तो मैंने इसका जो co-twin है तो ओरिजिनल रख लिया, एक बच्चे को यहाँ रख लिया और दूसरे बच्चे को ऐसे पेरेंट्स के पास भेज दिया कि who are drinking and smoking। तो if this person develops the behavior of drinking and smoking, then we can say that this is environmentally controlled trait।
और अगर ये भी वहां पे उनके साथ रहकर भी ये ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग स्टार्ट नहीं करता है, देन वी कैन से दैट दिस इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड ट्रेट एंड एनवायरनमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन इट, राइट? दिस इज हाउ co-twin studies are conducted and this is how the conclusions are withdrawn. अब हम क्या conclusions निकालते हैं monozygotic and dizygotic twin studies से? Twin studies are used in studying complex genetic disorders like schizophrenia. हम schizophrenia को study करते हैं अपने monozygotic और dizygotic twin studies से. Similarities between monozygotic twins reared apart are attributed to the genetic constitution. वही जो मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग environment में रह रहे हैं तब भी similarities show कर रहे हैं, तो they are attributed to their genetic constitution. The differences seen are attributed to the external fact. It shows the nature and nurture differences कि कितना % हमारा naturally gene genetically controlled है, कितना % हमारा environmentally controlled है, external sources पे depend कर रहा है. The concordance rates of schizophrenia for monozygotic twins have been found to be about 40 to 50%. And heritability estimates are about 80% of the children inherit this genetic disorder, but its expression rates differ from 40 to 50%. अब हम कुछ assumptions भी लेते हैं जब हम twin studies करते हैं. पहला assumption ये है कि the presence of random mating is there. No selection is being made at the level of selection of mate. Then the genes and the environment typically make only separate and distinct contribution to a trait. हम ये मान के चलते हैं कि हमारे genes और हमारा environment जो है उनका जो भी contribution है particular trait के लिए वो separate है. They are not intermingling with each other at any point of time. Then thirdly, we assume that equal environment is also made, which assumes that fraternal and identical twins raised in the same home experiences similar environment. तो जब हम ऐसे चीजें देखते हैं कि हम सेम एनवायरनमेंट में दोनों बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो उनमें जो डिफरेंसेस उसके बावजूद उभर रहे हैं वो क्या है, उनको हम कहते हैं कि दे आर जेनेटिक. अगर हमने एनवायरनमेंट नहीं चेंज किया, हम सेम घर में रख रहे हैं सेम एनवायरनमेंट में और उसके बावजूद, और उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है, बट अगर उनका नेचर उसके बावजूद डिफरेंट है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेट्स थे हमारे बिहेवियर जो डेवलप हुए. लेकिन इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हम जो होम्स में रख रहे हैं तो वी आर इक्वली पेइंग अटेंशन. हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको सेम एनवायरनमेंट मिले. अगर एक को एप्रिसिएशन मिल रहा है तो दूसरे को भी एप्रिसिएशन मिले. अगर एक को डांट मिल रही है तो दूसरे को भी डांट मिले. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देयर एनवायरनमेंट एज वी डू इन आवर नॉर्मल सिबलिंग्स. अगर हम उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट और हमारा बिहेवियरल एनवायरनमेंट टोटली सेम होना चाहिए दोनों हमारे इंडिविजुअल्स के लिए. अब देखिए एडवांटेज क्या है इसका. एडवांटेज इसका ये है कि ट्विन स्टडीज अलाउड दिस इंटेंगलमेंट, मतलब एक गुत्थी को सुलझा देता है ऑफ शेयर्ड जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो इस भी ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसको वो एक दूसरे से अलग करके हमको शो करता है कि कितना इन्फ्लुएंस किसका है. देन researchers can estimate the proportion of variance in the trait attributable to the genetic variation versus the proportion that is due to shared environment or unshared environment. तो हमको proportion भी पता चल जाता है कितना shared है कितना नहीं shared है. Use of twin studies can improve the statistical power of genetic study by reducing the amount of genetic and environmental variability. जो genetic variability है उसको वो reduce कर देता है और हमको सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के दो इंडिविजुअल्स को देता है स्टडी करने के लिए अबाउट हाउ द डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट टू इंडिविजुअल्स हैविंग द सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये नेचर एंड नर्चर डिबेट है जो इतनी देर से मैं आपको समझा रही हूँ कि स्कॉलर्स हैव लॉन्ग स्टडीड ट्विन्स एज द नेचर एंड नर्चर क्वेश्चन. हाउएवर अपोजिंग नेचर टू नर्चर इज मिसलीडिंग. अगर हम ये कहें कि नेचर ही टोटली हर चीज गवर्न करता है, नर्चर इज नॉट, नर्चर उस पे
उल्टा इफेक्ट डालता है तो वी आर मिसलीडिंग आवर स्टडीज। या हम कहें कि नर्चर ही हमारा हर चीज को गवर्न करता है और जीन्स का कोई रोल नहीं है, वो उल्टा असर डाल रहे हैं इंडिविजुअल पे, तो दीज आर मिसलीडिंग। नेचर एंड नर्चर बोथ गो साइड बाय साइड and they help us in studying the complex human traits, क्योंकि ह्यूमन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी होती है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जीन्स प्ले देयर सेलेक्टिव रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इन द phenotypic expression, like thickness of the hair, length of the hair, color, skin, height, everything. These are all polygenic traits. The genes are playing additive effect on them, right? They are not the environment, the nutrition, everything is playing role in the determination in the expression of that particular phenotypic trait. तो ये हमको कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ट्रेट्स को हेल्प करते हैं समझने में, उसको सॉल्व करने में। अब आइए देखते हैं थर्ड हमारा जो है फॉस्टर चाइल्ड। अब फॉस्टर चाइल्ड सुन के डर मत जाना, फॉस्टर चाइल्ड कुछ बहुत बड़ी चीज है। फॉस्टर चाइल्ड क्या होता है? फॉस्टर चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जब हम अपने नेचुरल पेरेंट्स से बच्चे को हटा के, वहां से उनके पेरेंट्स के पास से हटा के हम किसी दूसरे पेरेंट्स को दे देते हैं कि यू प्लीज रेयर अप द चाइल्ड। लाइक फॉरेन कंट्रीज में इट इज वेरी कॉमन कि अगर आप बच्चे से मिसबिहेव कर रहे हो, अगर आप उसका ध्यान कायदे से नहीं रख रहे हो, अगर बच्चा कंप्लेंट करता है, तो दीज सोसाइटीज कम एंड टेक द चिल्ड्रन एंड दे गिव देम टू सेपरेट पेरेंट्स हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट द चिल्ड्रन टू रेज देम अप। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन। तो ये जो फॉस्टर चाइल्ड मेथड है, ये भी हमारे नेचर और नर्चर के डिफरेंसेस को, उनके ट्रेट्स के डेवलपमेंट को, उनके बिहेवियरल ट्रेट्स के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं जीन्स और क्या इफेक्ट डालते हैं हमारा एनवायरनमेंट, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इट स्टडीज द वेरिएशन इन चिल्ड्रन of one household versus other households and how they affect the traits like IQ of the children। कि अगर हम लो IQ पेरेंट्स के पास से बच्चे को निकाल के हाई IQ वाले पेरेंट्स के पास डाल देते हैं, तो क्या बच्चे के IQ पे किस तरीके, बच्चे का जब हम IQ टेस्ट करेंगे तो वो किस तरीके का देगा। अगर उसका इम्प्रूव होता है अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के कंपैरिजन में, तो देन वी कैन से दैट IQ लेवल आर इन्फ्लुएंस्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट बाय द एनवायरनमेंट। किस तरीके के IQ वाले लोग उस बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो उसका IQ को किस तरीके से इफेक्ट। अब आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम फॉस्टर स्टडीज कर रहे हैं। पहला कि प्लेसिंग अ चिल्ड्रन एट अर्ली स्टेज टू अवॉइड इन्फ्लुएंस ऑफ ओरिजिनल होम। अगर आप बहुत समय तक, आप 10 साल तक बच्चे को ओरिजिनल होम में ही रखते हैं, तो फर्स्ट 10 years ऑफ द चाइल्ड में बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑलरेडी वो डेवलप कर चुका होता है, तो उसका इफेक्ट जब आप उसकी जगह चेंज करेंगे तो उसका उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जो अर्ली स्टेजेस हैं लाइफ की 1 to 2 years में ही, जिसके बाद वो सारी चीजें लर्न करता है बच्चा, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करता है, तो उस स्टेज में, अर्ली स्टेज में ही आपको उसका होम को चेंज करना पड़ेगा। चाइल्ड सिलेक्शन मस्ट बी रैंडम, रैंडमली आप पिक करिए और इधर से उधर शफलिंग करिए। देन सैंपल साइजेस शुड बी लार्ज। अगर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं उन स्टडीज से शफलिंग के बाद, तो आपका जो सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए, जिससे कि कोई बायस नहीं आ सके, कोई भी फीचर्स या कोई भी फैक्टर्स ऐसे ना हो जो आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर दें। चिल्ड्रन शुड बी फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एलिमिनेट एथनिक वेरिएशंस। डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशंस का डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स होते हैं, तो उनको हम एक ही एथनिक वेरिएशन से, एक ही एथनिक पॉपुलेशन से हम अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। अब आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। शिकागो स्टडी बहुत फेमस स्टडी है फॉस्टर स्टडीज की, जिसमें चिल्ड्रन वर गिवन टू पुअर, एवरेज एंड गुड होम्स एंड देयर IQ वाज कंपेयर्ड। डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल पे चिल्ड्रन को एक्सचेंज किया गया, उनका IQ लेवल देखा गया और रिजल्ट्स ऐसा बताते हैं द एनवायरनमेंट हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप बच्चे को रख रहे हैं, वो उसके इंटेलिजेंस को काफी लेवल तक इफेक्ट करता है। बट इनिशियल कोरिलेशन ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड अडॉप्टी IQ इन अर्ली लाइफ फेड्स अवे एंड ग्रेजुअली डिसअपियर्स। अगर आपने मान लीजिए बच्चे को शुरुआती दौर में ओरिजिनल पेरेंट्स के या अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रखा और बाद में लेटर ईयर्स में आपने उसका एनवायरनमेंट फिर चेंज कर दिया, तो उसका IQ लेवल जो शुरू में था उससे डिफरेंट हो जाएगा बड़े में। अगर कम था तो आप बेटर एनवायरनमेंट में रखेंगे तो बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा था और आपने खराब एनवायरनमेंट में रख दिया तो घट जाएगा। लेनार्ड ह्यूस्टन इन 1968 studied children of schizophrenic parents and found that they are likely to become schizophrenic even in different homes।
issues, hence showed strong biological basis of the disease. तो स्किजोफ्रेनिक पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो डिजीज को इनहेरिट करते हैं, ये स्टडी प्रूव करती है। और अगर हम उनके एनवायरनमेंट को अलग अलग डिफरेंट भी रखते हैं तब भी दे आर वेरी लाइकली टू बिकम स्किजोफ्रेनिक, वो डिजीज को डेवलप कर सकते हैं। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है फॉस्टर स्टडीज की। पहली लिमिटेशन है कि एनवायरनमेंट वेरिएशंस बिगिन इवन बिफोर बर्थ एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। बर्थ के समय भी हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। एपिजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग and alcohol. Maybe the mother of a twin, one of the mother is smoking, the other is drinking, then the third one is neither drinking nor smoking. तो जो बेबी है उसको उसका जो environment है वो ही different हो गया since conception. तो ये जो internal environment है इसको भी आपको control में रखना चाहिए आइडियली, बट यू कैन नॉट। एथिकल कंसर्न्स ऑफ प्लेइंग विद चिल्ड्रन लाइव्स। अच्छा, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एथिक्स इन्वॉल्व होता है इन सारी स्टडीज में, कि आप एक अच्छे आईक्यू वाले पेरेंट्स के बच्चे को अगर आप लो आईक्यू में रखते हो तो यू आर स्पॉइलिंग द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो एक एथिकल कंसर्न भी बहुत बड़ा मैटर होता है इन स्टडीज का, इसलिए बहुत ज्यादा लेवल पर ये स्टडीज कंडक्ट नहीं करी जाती हैं कि आप एकदम से बच्चे की पूरी लाइफ इन स्टडीज से इफेक्ट हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड वन शुड ओनली कंडक्ट सच स्टडीज इफ हिज और हर ethics permit and the parents of the child permit. So thank you. This is the end of the lecture. Please like, share and subscribe my channel if you like the lecture.